पिछले 3 महीनों से यह तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भ्रामक और झूठी खबरें ने काम किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं और जीवन भर बहुजन समाज पार्टी का सिपाही रहूंगा। मेरी बहन कुमारी मायावती जी में पूर्ण आस्था है। पिछले 20 साल से बहन कुमारी मायावती जी मुझे राखी बांध रही हैं। मैं भावनात्मक रूप से भी बहन जी से जुड़ा हुआ हूं। मैं उनको बड़ी बहन मानता हूं। कोई तहरीर दी है आपने? वो हमारी नेता ही नहीं, हमारी बहन भी हैं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा बहुजन समाज पार्टी का सिपाही बनकर काम करूंगा। अब उन्होंने जो तहरीर है कि कोई उनके बारे में कुछ बताया कि अफवाह कुछ फैलाया जाए, तो संदर्भ में उन्होंने प्रार्थना पत्र थान दिया है। तहरीर मेरे सामने नहीं है, थाने पे है और उसकी जांच कराई जाए। जांच का जो कार्रवाई की। रुड़की के आरआईटी के शाखा की एक बैठक रुड़की के प्रशासनिक भवन में आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की गई है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें 2017 के होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसे प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करना होगा जो ईमानदार हो और अपने क्षेत्र में विकास कार्य भी करवाएं। बैठक के दौरान शहर में होने वाले कई बड़े मुद्दों को भी जल्द ही उजागर करने की बात कही गई। आरटीआई क्लब शाखा रुड़की की ओर से आयोजित कार्यक्रम है। तो इसमें रुड़की क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर एक तरह से के गैर राजनीतिक तौर पर अपने विचार विमर्श किया जा रहा है और 2017 का चुनाव भी पर भी फोकस है। यहाँ समाजवादी पार्टी के भी हैं, भाजपा के भी हैं, लोकतांत्रिक जन मोर्चा के भी हैं, आरटीआई क्लब के हैं। ये मिले जुले लोग हैं शहर के और वो इसी बात पर चर्चा विचार विमर्श किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में पार्टी कोई भी हो लेकिन कैंडिडेट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। सर, आज हमारा ये जो कार्यक्रम है, हमने बेसिकली आरटीआई क्लब जो हमारा सूचना का अधिकार क्लब काफी समय से काम कर रहा है और हम सिर्फ आरटीआई के विषय में ही काम करते हैं। जैसे बहुत सारे भ्रष्टाचार हमने खोले हैं, सब कुछ कराया है। आज जो सरकारी तंत्र है वो पूरा भ्रष्ट हो चुका है। सरकारी तंत्र अपना काम नहीं करना चाहता और सरकारी तंत्र के ऊपर अगर कोई कानून है जो लागू होता है, जो कानून है जो उस सरकारी तंत्र से काम करने को मजबूर करा सकता है, तो वो आरटीआई है। गिरिडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकंदरा डी में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर डीएसपी विजय आशीष कुजूर उपस्थित हुए, जबकि मौके पर मुखिया प्रमिला देवी, वार्ड सदस्य मेहताब, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अख्तर इमाम, विद्यालय के प्राचार्य मुश्ताक अहमद आदि शामिल हुए। यहां तमाम अतिथियों का स्वागत गर्मजोशी से किया गया। इसके बाद यहां पहुंचे तमाम लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच पोशाक का भी वितरण किया गया। इस बाबत कार्यक्रम में उपस्थित सदर डीएसपी विजय आशीष कुजूर ने कहा कि यहां बच्चे अपने करियर को लेकर काफी जागरूक हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के ये प्रांगण में आज एक अवसर था ये ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जनरल अवेयरनेस का भी एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें सबसे पहले जो बच्चों ने पूछा कि सेना में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा पूछा कि घरेलू हिंसा से कैसे निपटारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों में चल रहा है और उनका सीधा और सरल जवाब चाहिए कि कैसे हमारी भूमिका का दशा दिशा तय हो। साथ ही आज मैं गार्जियन के साथ बैठक किया, जिसमें माता बहनें थी और भी हमारे गार्जियंस थे। उनके साथ हमने बातचीत किया। मैंने अपना एक्सपीरियंस उनको शेयर किया कि मेरी माँ क्या करती थी और मुझे इस लायक बनाया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक और शादियों का सीजन है और नोटबंदी के बाद पैसों की भारी किल्लत सामने आ रही है। वहीं रुड़की के शक्ति विहार में 2 दलित समाज की लड़कियों की शादी बिना दान दहेज के हुई, जो क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन गई है। हालांकि निशा और परमिल बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती हैं और इनका रिश्ता भी अलग अलग गांवों में पहले से तय कर दिया गया था, जिसके चलते दोनों लड़कियों के परिजनों ने थोड़े बहुत रुपए जमा करके रखे थे और नोटबंदी से पहले इनके विवाह की तिथि भी तय कर दी गई थी। पर अचानक नोटबंदी होते ही निशा और प्रमिल के परिजनों की चिंता बढ़ गई और लाख प्रयासों के बाद भी बैंक में जमा किए रुपए नहीं निकल पाए, तो दूल्हे और उनके परिजनों ने
बिना दहेज और बिना वार्ता के ही विवाह करने की बात रखी और आज एक मिसाल पेश करते हुए इन दोनों लड़कियों का विवाह शक्ति विहार के बाबा भीमराव अंबेडकर मंदिर में संपन्न करा दिया गया। गरीब है और क्या नाम है, बिना दहेज के शादी ठीक है, जैसा हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को भी। मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब है और मेरे पास 4 बहन और भी, उन्हीं की शादी भी ऐसे ही हुई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। जब भी कोई खुदकुशी करता है तो सबके जहन में सवाल उठता है, आखिर लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 10 सालों में 15 से 24 साल के युवाओं में आत्महत्या के मामले 200% तक बढ़े हैं। आत्महत्या का मनोविज्ञान। आत्महत्या दुनिया में मौत का 10वां सबसे बड़ा कारण है। टीनेजर और 35 साल से कम उम्र में आत्महत्या अकाल मृत्यु का बड़ा कारण। भारत में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। भारत में हर साल 15 से 29 साल की उम्र में 40,000 युवा आत्महत्या कर लेते हैं। हर साल दुनिया में 1 से 2 करोड़ लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। भारत में स्कूल कोचिंग के छात्राओं में यह प्रमुख वजह है। बच्चों का पहली बार माता पिता से अलग रहना, छात्र सब्जेक्ट का चुनाव कर पढ़ाई करना, बच्चों से परिजनों की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ जाना, स्कूल या कोचिंग में टाइम मैनेजमेंट का गलत होना, बिना नींद के लंबे समय तक जागना, पढ़ाई करना। आत्महत्या के मानसिक, सामाजिक, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और जेनेटिक कारण होते हैं। तनावपूर्ण जीवन, घरेलू समस्याएं, मानसिक रोग अहम है। जिन बच्चों में सुसाइडल फैंटेसी होती है वो ही आत्महत्या ज्यादा करते हैं। ये देखा गया है कि आत्महत्या वही लोग करते हैं जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, जो तनाव में होते हैं और डिप्रेशन एंजाइटी में होते हैं। इसके लक्षण बहुत आम हैं। अगर कोई गुमसुम बैठा हुआ है, घर में किसी से बात नहीं कर रहा, अकेला रहना पसंद कर रहा है, बात बात पे इमोशनल हो रहा है, रो रहा है, खाना पीना सोना उसका बदल गया है, उसका समय खाने पीने सोने का समय बदल गया है, कटा कटा रह रहा है, मरने मराने की बात कर रहा है, घर से दूर रह रहा है, या अपनी चीजें बांटने लगता है, या एकदम पहले बहुत तनाव गुस्सेला और एकदम वो शांत हो जाए, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें चिंतित करते हैं कि कहीं इंसान आत्महत्या के बारे में सोच तो नहीं रहा।
युवा अवस्था में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासतौर से करियर, जॉब, रिश्ते, खुद की इच्छाएं, व्यक्तिगत समस्याएं जैसे लव अफेयर, मैरिज, सेंटिमेंट, भविष्य की पढ़ाई। जब वो इस अवस्था में आता है तो बेरोजगारी का शिकार हो जाता है और भविष्य के प्रति अनिश्चितता बढ़ जाती है, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हालात पैदा हो जाते हैं। तनाव में इन हालात में से जैसे तैसे बाहर निकलता है तो परिवार की जरूरत से ज्यादा उम्मीदों के बोझ तले दब जाता है। फिर सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट, परिवार का टूटना, अकेलापन धीरे धीरे आत्महत्या की तरफ ले जाता है। बहुत हाइपर लोग होते हैं, जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, ऐसे लोग जो तनाव को सह नहीं पाते, जो तनाव मुक्त रहने के जिन्हें उपाय नहीं आते, अपनी समस्याओं का जो हल नहीं ढूंढ पाते, ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड्स कर सकते हैं। ऐसे लोग आत्महत्या के बारे में ज्यादा बात करने लगते हैं, कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हैं और सिगरेट, शराब जैसे नशे का सहारा लेते हैं। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है और अनिद्रा का शिकार हो जाता है। भारत में 15 से 29 साल के युवाओं में आत्महत्या की वजह से होने वाली मौतें लगभग इतनी होती हैं जितनी की सड़क दुर्घटनाओं से। आयु वर्ग में युवतियों में आत्महत्या से होने वाली मौतें गर्भावस्था के दौरान की गड़बड़ी और बच्चों के जन्म के दौरान होने वाली मौतों जितनी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। आत्महत्या के बढ़ते मामले समाज के माथे पर चिंता की लकीरें उकेरती हैं। एक तरह का उसमें विकार पाया जाता है, उसकी मानसिकता हम लोग कहते हैं मनोरोगी है। साइकोपैथ इमोशनली डिस्टर्ब लोग होते हैं। कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ खुद बचपन में ऐसी घटना घटी हुई हो या जिन्होंने घर में ऐसी चीजें देखी हुई हो। किसी को अवसाद या दुखी देखकर या फिर जिंदगी से निराशा के लक्षण देखते ही बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दें। ऐसे इंसान को अकेला ना छोड़ें और उसे हर तरह से सहयोग दें। ऐसे इंसान के पास दवाइयां ना छोड़ें और कोई धारदार हथियार ना रखें। कोई रस्सी या ब्लेड भी ना पड़ी रहने दें। इलाज के बाद भी देख रेख में रखें। अवसाद से घिरे इंसान आत्महत्या की कोशिश दोबारा भी कर सकते हैं। अगर शख्स काम पर जाना बंद कर दे और बात बात पर बोलने लगे तो उसके नजरिए को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। जरूरत पड़े तो ऑफिस, स्कूल जाकर बात करें। हर वालों को उसके प्रति हमदर्दी होनी चाहिए एंड दे शुड बी सीरियसली ऑब्जर्व। ना उसको अकेला ना छोड़ें, उसकी बात करें। उसके जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उसको दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड और उसका मोरल जो थोड़ा हाई कोशिश करें। उसका अक्सर हमारे यहाँ जो सुसाइडल केसेस होते हैं वो पेशेंट को और तंग कर, तुमने ऐसा काम क्यों किया, तो वो लगता है कि मैं तो नेग्लेक्टेड पर्सन हूँ, मेरी कुछ सुनने की तैयारी नहीं है, तो क्या होगा, क्या किया। अवसाद से घिरे इंसान को समझाकर उसे अवसाद और निराशा के माहौल से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध
देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। लखनऊ में शादी के अनुदान, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले, कहा गरीब परिवार को शादी अनुदान योजना के तहत दिए जाएंगे 20,000 रुपए। शादी वाले परिवार को नहीं भटकना होगा दर बदर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आयोजित। रीता बहुगुणा जोशी और वरिष्ठ नेता नारायण त्रिपाठी रहे शामिल। विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान आया सामने। घोटाला और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी को हरीश रावत का पलटवार। कहा, यदि मैं अमीर हूं तो बीजेपी अपने किसी भी नेता से मेरी संपत्ति बदलवा ले। गोहाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के विधायक जगबीर मलिक ने आयोजित की प्रेस वार्ता। नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, लोग नोटबंदी के कारण नहीं कर पा रहे हैं दाह संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में शादी के अनुदान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले। इस कार्यक्रम में सीएम अखिलेश ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब को शादी अनुदान योजना के तहत 20,000 रुपए दिए जाएंगे। जिसके परिवार में शादी है उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अखिलेश ने कहा कि गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही समाजवादी पेंशन योजना को तेजी से चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मरीजों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा को दोगुना किया गया है। इसके अलावा मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि पत्थर वाली पार्टी ने कुछ काम ही नहीं किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें लखनऊ कैंट से विधायक रीता बहुगुणा जोशी और बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हृदय नारायण त्रिपाठी समेत कई प्रवक्ता शामिल थे। इसी के साथ आज बेरोजगार मानव समाज पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया, जिसके अध्यक्ष पंडित दिनेश चंद्र मिश्र हैं। और इसी के साथ राष्ट्रीय लोकदल से शोभा सिंह और राकेश कुमार समेत कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और साथ ही बताया कि 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार 300 का आंकड़ा पार करके निश्चित रूप से सरकार बनाएगी और 2019 फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनेंगे। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले से बीएसपी, सपा और कांग्रेस बेचैन है। लेकिन सपा बसपा दोनों दलों ने जिस प्रकार से नोटबंदी के फैसले के बाद अपना आचरण दिखाया है, जनता में बहुत गुस्सा है। बहन मायावती जी को मैं इतना ही कह सकता हूं कि नोटबंदी के फैसले से वो बेचैन हो गई। प्रतिदिन उनको हर समय मोदी 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 फोबिया हो गया है। जब भी मैं देख रहा हूं आजकल आप सबके सहयोग से मीडिया में बहुत नजर आती हैं, ऐसे विषय लेकर के आती हैं जिससे जनता स्वयं समझती है कि बेचने वाली, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली, जिनके शासन काल में भी वर्तमान सपा शासन के काल से कम अपराध नहीं था, कम गुंडागर्दी नहीं थी,
ये दोनों दल एक सांपनाथ और दूसरा नागनाथ के रूप में उत्तर प्रदेश को डसने का काम कर रहे हैं। मैं आज यह भी कह सकता हूं कि विकास के विषय पर फिर जो प्रदेश की सरकार है, जो केंद्रीय योजनाएं हैं, उसमें जो पैसा आया हुआ उसका भी वो खर्च करने का काम नहीं कर पा रहे। रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब मेरे और मेरे बाद के पूर्व मुख्यमंत्री 6 महीने तक भी सरकारी आवास में नहीं रह सकेंगे। घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने वाली बीजेपी सरकार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं 2 साल में इतना अमीर हो गया हूं तो बीजेपी अपने किसी भी नेता से मेरी संपत्ति बदलवा ले। उन्होंने रमेश पोखरियाल, सतपाल महाराज, अमृता रावत सहित भुवन चंद्र खंडूरी का नाम लेकर कहा कि मैं तो तैयार बैठा हूं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को सुझाव दिया कि सारे नेता मिलकर उनके घोटालों की लिस्ट तैयार करें और मैं हाईकोर्ट से अनुरोध करता हूं कि एक सिटिंग जज उनकी जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अब खबर गोहाना से। गोहाना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के विधायक जगबीर मलिक ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ने कहा कि नोटबंदी से गरीबों के रोजगार छिन जाएंगे, लोग भूखे मर मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जनता को दाह संस्कार और इलाज करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे नोटबंदी के बुरे नतीजे सामने आने वाले हैं। जगबीर मलिक ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नेताओं ने अपने धन को 6 महीने पहले ही सफेद कर लिया गया। साथ ही कहा कि नोटबंदी से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी क्या की कि अब धर्मनगरी के कुबेर पैसा जंगलों में फेंकने लग गए हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र में जंगल में लकड़ी बीनने गई कुछ महिलाओं को बैग में भारी संख्या में 500 और 1000 के नोटों की गड्डियां मिली। अभी ये महिलाएं ये पैसा लेकर लौटी ही थी कि बात रोशनबाद गांव में आग की तरह फैल गई और बात पुलिस तक जा पहुंची। पुलिस ने करीब 4.5 लाख रुपए बरामद करने की बात कही है, जबकि पैसा कहीं अधिक मात्रा में बताया जा रहा है। अब पुलिस पूछताछ की बात कर अपना पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। सिडकुल से लगे राजाजी टाइगर रिजर्व में लकड़ी बीनने गई महिलाओं की माने तो जंगल में खूब सारी पुरानी नोटों की गड्डियां मिली, जिन्हें उन्होंने बांट ली। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो पैसा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। जिस जगह से ये पैसे मिले हैं वो औद्योगिक इकाइयों और भू कारोबारियों से घिरा हुआ है। बड़ी बात यह है कि कोई 5 या 10 लाख रुपए ऐसे जंगल में फेंकने नहीं जाएगा। मुमकिन है कि फेंके गए पैसे की संख्या कहीं अधिक हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि बाकी के पैसे कहां गए और इसे कौन ले गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ देश की जनता नोटबंदी के बाद नोट को बदलवाने के लिए बैंकों की लाइनों में लगकर नोट बदलवाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस नोटबंदी से परेशान कुछ लोग पुरानी नोट फाड़कर फेंक भी रहे हैं। आपको बता दें, नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विश्व सुंदरी गंगा पुल के पास 1000 के और 500 के कटे फटे नोट बरामद हुए। तो वहीं एक बार फिर शहर के नसेत्सर क्षेत्र में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सामने 500 और 1000 के फटे नोट मिले हैं। साथ ही एक आईसीआईसीआई बैंक का वीजा एटीएम कार्ड भी मिला है। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिलते ही नदेसर पुलिस चौकी के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और फटे हुए नोटों को अपने कब्जों में ले लिया और मामले की छानबीन की जा रही है। यहाँ पर कूड़ा के ढेर में नकली नोट या बढ़िया नोट जो भी है फाड़ के 1000 के नोट, 500 के नोट टुकड़े में कुछ टुकड़ों में नोट यह मिला। एक कूड़ा बीनने वाली आई, उसको उछली तो पन्नी में उसमें जो है 8-10 टुकड़ा उसको मिला है। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अखिल भारतीय हिंदू महासंघ की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने नोटबंदी पर मोदी सरकार को जमकर कोसा। इसके साथ ही डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने राम गोडसे को देशभक्त बताते हुए मोदी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता रहे उनमें गोडसे, मदन मोहन मालवीय, वीर संबरकार थे। मैं आशा करना चाहती हूं कि ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि गुजरात से एक गांधी चला था जिसने बापू बनने की चाहत में इस देश के टुकड़े कर
ऐसा ही लग रहा है कि गुजरात से फिर एक बनिया चला है। लोग महत्वाकांक्षा के चलते मोदी मोदी कर रहे हैं। उनका घमंड है। उनको आगाह करना चाहती हूं कि इस संगठन को सत्ता का लालच कभी नहीं रहा। यह संगठन सच्चे देशभक्तों का है और डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि ध्यान रखिएगा, अगर फिर से गांधी बनने की कोशिश की तो हम कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन गोडसे को फिर से जन्म जरूर देंगे। जी देखिए, ये कार्यक्रम तो नहीं है। कार्यक्रम तो अगर सही मायने में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की देन है। बहुत दुखद है कि डीमोनेटाइजेशन जिस तरीके से वो लेकर के आए हैं, तो आज के हालात के बाद और आज 8 तारीख से लेकर आज की तारीख तक जो स्थिति इस देश में बन रही है, जो 80% जनता आज परेशान है, मैं मजबूर हूं उनकी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के नाम पर आवाज उठ रही है विपक्षी या विरोधी होने के नाते, केजरीवाल जी उठा रहे हैं पार्टी होने के नाते, मगर इन मजबूरों की कौन सुने। आज आंखों में आंसू भरा बुजुर्ग बैठा है, माएं बैठी हैं, बुजुर्गें बैठी हैं, जिनके लिए जीने का सहारा नहीं था, जिनकी 100, 200, 500 या 800 रुपए पेंशन थी, वो ले जाने के लिए उनके पास घर में कोई है नहीं। यहाँ पर वो महिलाएं मौजूद हैं और मैंने आपसे उनको रूबरू करवाया। उनकी आवाज कौन उठाएगा? उनके लिए कौन लेके आएगा? मोदी जी आज इतने स्वार्थी क्यों हो गए? देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है। नोटबंदी से भारत में किसी को कोई शिकायत नहीं। अगर किसी को शिकायत है तो सिर्फ राहुल गांधी और केजरीवाल को। परिवर्तन का दौर चल पड़ा और अब विरोधियों का टाइम खत्म होने वाला है। भाजपा का वनवास भी पूरा हो चुका है। जी हां, ये बातें बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीसीसीआई के चेयरमैन अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान बस्ती में कही। बता दें, जिला इकाई द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में बतौर अतिथि अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोढ़ा समिति के 85% सुझाव को हमने मान लिया है, लेकिन हमारी भी बातें उन्हें माननी होगी। इसलिए वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि बीसीसीआई को समय से रिपोर्ट नहीं मिलने से बहुत नुकसान हुआ है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें। फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। रुक करते हैं अगली खबर का। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की यादगार धरोहरों शुमार 5 शहनाइयां वाराणसी स्थित उनके बेटे के घर से चोरी हो गई हैं, जिनमें से एक उनकी पसंदीदा शहनाई थी जो मुहर्रम के जुलूस में बजाया करते थे। इन 5 शहनाइयों में वो शहनाइयां भी शामिल हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव और कपिल सिब्बल ने उन्हें दी थी, और इसके साथ ही एक शहनाई लालू यादव ने दी थी और एक उनके शिष्य ने। उक्त घटना पर शहर के एसएसपी नितिन तिवारी ने कहा कि पुलिस को रात में सूचना दी गई कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 5 शहनाइयां चोरी हो गई हैं।
हालांकि अभी कुछ और तथ्य सामने आए हैं और इस पर संबंधित अधिकारी को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए गए हैं और मौके का मुआयना किया जा रहा है।